हमने पहली वीडियो में देखा व्हाट इज़ बैंकिंग, और बैंकिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी डीलर से क्या डिफरेंस है, एक एनबीएफसी के साथ क्या फ़र्क है, पोस्ट ऑफिस के क्या डिफरेंस है, बैंकिंग क्या होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बैंकिंग में परमिटेड हैं, वो भी हमने देखा। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने आपसे ये भी बात की थी कि बैंकों को लाइसेंस क्यों चाहिए। अगर आपने कोई कपड़े की दुकान खोलनी है, आपने कोई और काम करना है, यू डू नॉट रिक्वायर ए लाइसेंस। यू सिंपली, आप एक दुकान किराए पे लेंगे, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का एक सर्टिफिकेट बनेगा और आपकी दुकान शुरू हो जाएगी। बट इन केस ऑफ ए बैंक यू रिक्वायर ए लाइसेंस टू स्टार्ट अ बैंकिंग एक्टिविटी। व्हाई डू यू नीड ए लाइसेंस? नाउ इन केस ऑफ ए बैंक, आप अपना पैसा जो है वो नहीं दे रहे, आप पैसे का यूज कर रहे हैं, पब्लिक मनी का यूज कर रहे हैं आप। यू आर कलेक्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और वो पब्लिक का जो पैसा है वो आगे आप लोन पे दे रहे हैं। सो दैट मीन्स कि अब जो है दिस एक्टिविटी में क्या रिक्वायर्ड है, एक ट्रस्ट रिक्वायर्ड है। तो उस ट्रस्ट के लिए, उस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए देयर हैज़ टू बी एन लाइसेंसिंग एक्टिविटी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक भी है, जैसे मैं पहले बोल रहा था आपको, उससे परमिशन लेनी पड़ती है टू स्टार्ट ए बैंक। आप ये भी कहेंगे आरबीआई तो 1934 में बना है, 1935 में इसकी एक्टिविटी शुरू हुई है, तो उससे पहले क्या था? उससे पहले कुछ भी नहीं था। एनीबडी कुड स्टार्ट ए बैंक, ठीक है, बैंक कोई भी शुरू कर सकता था। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसके बाद ये कंडीशन शुरू हुई हैं कि बैंक कौन बना सकता है और बैंक की लाइसेंसिंग होनी चाहिए। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब तक आरबीआई नहीं बना था, बहुत सारे बैंक बनते थे, दुकानें खुलती थी, बैंक बंद हो जाते थे, एंड पब्लिक यूज टू सफर ए लॉस ऑल्सो। अगर कोई बैंक बंद हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? हमने पीछे देखा है, पीछे पीएमसी बैंक बंद हुआ और ऐसे कई बैंक बंद हुए, बट गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन, और कहीं ना कहीं जो है टू पब्लिक, क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है इन ऑल दीज एक्टिविटीज, तो दैट इज वाई गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन, क्योंकि पब्लिक को नाराज नहीं किया जा सकता। अगर बैंक वाले ने गलती कर दी तो लोग तो पूछेंगे ना, रिजर्व बैंक क्या कर रहा था, गवर्नमेंट क्या कर रही थी। So that is why in all these cases what is required is a license, permission from Reserve Bank of India to start a bank also. So what we understand that reserve, this is a banking जो है वहाँ उसके लिए क्या चाहिए? लाइसेंसिंग चाहिए। लाइसेंस ही नहीं चाहिए, और क्या चाहिए? बैंक को शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपया कम से कम होना चाहिए। At least the person who is starting the bank, the organization who is starting the bank, they must have a fund capital of 500 crore rupees also. It is a substantial amount, it's a big amount, ठीक है ना। अगर हम बैंकिंग में पार्लेंस में बात करेंगे तो it's a very small amount also, but even then it's a substantial amount to start a bank. Now that means only the persons who have good means, they can start the bank, ठीक है। तो किसी आम पर्सन को ये लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब लाइसेंस देता है तो दे टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। आई रिमेंबर 2013-14 में जब लास्ट टाइम बैंकों को लाइसेंस दिए गए थे, ठीक है, और तकरीबन 27 ऑर्गेनाइजेशंस ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बिरला, टाटा, रिलायंस, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, पता नहीं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, बट ओनली 2 ऑर्गेनाइजेशंस वर गिवन द लाइसेंस, ठीक है, ओनली 2 ऑर्गेनाइजेशंस दे वर गिवन द लाइसेंस, ठीक है। एक तो बंधन बैंक था जिसे लाइसेंस दिया गया था, वन वाज अनदर बैंक ऑल्सो, ठीक है। सो दैट मीन्स, एंड फिर सवाल ये भी उठता है कि वहाँ पे टाटा, बिरला को, उनको लाइसेंस क्यों नहीं दिए गए? इसलिए नहीं दिए गए बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थॉट कि दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ पहली बात, लाइसेंसिंग चाहिए। अगर मैं कहूं कि मुझे लाइसेंस दे दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना, और
मैं बैंक से लाइसेंस लेके पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके अपने ही लोगों में, रिश्तेदारों में लोन बांट दूं, ठीक है? सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? देयर विल लॉट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, लॉट ऑफ मिसयूज ऑफ ट्रस्ट, लॉट ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स आल्सो। दैट इज व्हाई बैंकिंग जो एक्टिविटी है वो किसी रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन को, पर्सन को ही दी जा सकती है। दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स लाइसेंसिंग। फिर टाटा बिरला को लाइसेंस क्यों नहीं दिए गए? इसलिए नहीं दिए गए बिकॉज देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रिलायंस को लाइसेंस दे दिया जाता या टाटा को लाइसेंस दे दिया जाता तो नेचुरली ऑल द पर्सन्स हु आर वर्किंग अंडर देम, दे विल बी कहीं ना कहीं obliged, दे विल बी अंडर, कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर होगा दैट दे आर वर्किंग फॉर अ सर्टेन पर्सन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, okay, and they will prefer to give the loans to those organizations also. इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया thought in its prudence not to give license to the organization जो कि बिजनेस में ऑलरेडी हैं, जैसे मैंने कहा टाटा, बिरला, रिलायंस एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बैंकिंग जो एक्टिविटी है वो सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, और अब इसके बाद व्हाट वी अंडरस्टैंड आल्सो इज कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 35A है, इट प्रोवाइड्स, इट गिव्स पावर्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वो क्या करता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देता है। किस चीज की पावर देता है? टू इशू इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक्स, ठीक है, एज एंड व्हेन कंसिडर्ड नेसेसरी, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, उन्हें रेगुलेट कर सकता है, उन्हें सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द बैंक्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो और वो बैंकों की इंस्पेक्शन भी कर सकता है। दैट मीन्स इंस्पेक्शन कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, सुपरविजन कर सकता है। कौन कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है। और पावर कौन देता है? दिस पावर इज गिवन बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 35A। ठीक है, सो आपको नाउ ऐसे क्वेश्चन को इंटरव्यू पर्पस के लिए हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था कि बैंकिंग कहाँ पे डिफाइंड है? बैंकिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वो आपको सेक्शन भी याद रहना चाहिए। अगर आपको ये सेक्शन याद रहे और याद होना चाहिए, जैसे मैंने कहा, और इंटरव्यू में आपसे कोई पूछे तो यू शुड बी एबल टू, आप वहां पे इसे ऐड कीजिए टू गिव द इंप्रेशन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन बैंकिंग। दैट्स व्हाई आपको ये सेक्शन का नंबर भी याद है। ठीक है, सो दीज ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं, दे लीव एन इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ इंटरव्यूअर ऑल्सो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा? सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इट गिव्स पावर्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू गिव डायरेक्शंस, ठीक है, एंड टू इंस्पेक्ट द बैंक्स ऑल्सो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हम अब आगे चल के देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक्स, किस किस तरह के बैंक होते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ हम बैंकिंग को जब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वी कैन divide on the basis of RBI Act, that is 1. We can divide on the basis of ownership, that is 2. We can divide on the number of on the basis of constitution and nature of banking also. ठीक है, तो 4 तरह से हम बैंक्स को टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बैंक कैन बी वन सिंगल बैंक, ठीक है, बट वी कैन उसे 4 तरह से जो है 4 डिफरेंट एंगल से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स RBI के मुताबिक कैसे? दैट वेदर इट्स ए शेड्यूल्ड बैंक और ए नॉन शेड्यूल्ड बैंक। एज पर ओनरशिप, वेदर इट्स ए पब्लिक सेक्टर बैंक और ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, और इट्स ए कोऑपरेटिव बैंक। ऑन द बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इट्स स्टैट्यूटरी बैंक और ए नेशनलाइज्ड बैंक और ए रीजनल रूरल बैंक। ऑन द नेचर ऑफ बैंकिंग, वेदर इट्स ए कमर्शियल बैंक और ए स्मॉल बैंक और ए पेमेंट बैंक और ए डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो। ठीक है, सो दैट मीन्स हम बैंकों को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? 4 तरीकों से हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ RBI एक्ट। RBI एक्ट के बेसिस के ऊपर हम कैसे डिफाइन करते हैं इसे? ठीक है, सो क्या ये बैंक एक शेड्यूल्ड बैंक है
या ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है ना। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि वेदर द नेम ऑफ द बैंक अपीयर्स इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। अब शेड्यूल क्या होता है, ठीक है, शेड्यूल इज ए लिस्ट। कानून आरबीआई एक्ट के साथ एक शेड्यूल है, ठीक है। शेड्यूल क्या है, लिस्ट है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, दीज आर लिस्ट। शेड्यूल 2 में क्या है, देयर आर लिस्ट ऑफ बैंक which are approved by RBI. Once again, Schedule 2 में क्या है, there is a list of banks which are approved by RBI that they can do banking. Okay? They can deal with Reserve Bank of India. अब एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि जब हम ऐसी एग्जाम्पल के फॉर्मेट में करते हैं वो चीज़ें फिर याद रह जाती हैं। आई से कि बेटा आपने एमबीए करनी है, यस एवरीबडी वांट्स टू डू कि मुझे एक अच्छी इंस्टीट्यूट से एमबीए हो जाए, ठीक है, और आपने एमबीए के लिए अप्लाई किया पर नंबर नहीं आया आपका, उसका मेरिट में नंबर नहीं आया, ठीक है, एंड यू फाइंड इट कि आपका नंबर नहीं आया, यू वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड यू फाइंड आपका नंबर नहीं आया, समबडी हैंड्स यू ओवर ए पैम्फलेट, आपको एमबीए करनी है, ठीक है, ये लीजिए ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, एबीसी यूनिवर्सिटी है ये, आप यहाँ से आपको मैं एमबीए की डिग्री दिलवा देता हूँ, आपको एमबीए ही तो करनी है, ठीक है। नाउ फर्स्ट व्हाट इज योर कंसर्न नाउ, वेदर यू विल डू योर एमबीए फ्रॉम दिस एबीसी यूनिवर्सिटी और यू विल लाइक टू डू इट फ्रॉम एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहेंगे। नाउ फर्स्ट पहली चीज़ क्या आएगी आपके दिमाग में, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो यूनिवर्सिटी है, क्या ये कोई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी भी है कि नहीं है, और फिर आपको कहाँ से पता लगेगा कि वेदर दिस ए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और नॉट, ठीक है ना। देन यू विल फाइंड आउट फ्रॉम द साइट ऑफ यूजीसी, ठीक है, कि वेदर दिस इज ए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और नॉट, दैट मीन्स उनकी लिस्ट में नाम होगा, एंड देन यू कैन से कि अगर वहाँ पे नाम है, दैट इट मीन्स ये जो डिग्री है दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, व्हेन यू गिव दिस डिग्री टू समबडी, शो दिस डिग्री टू समबडी, देन दैट मीन्स आपकी जो डिग्री है वो वहां पे अब मानी जाएगी। अगर वहां लिस्ट में नाम नहीं होगा, व्हाट डज इट मीन, कि ये कोई मिसलीडिंग एड है, इट्स ए फ्रॉड यूनिवर्सिटी। Similarly, when the name appears in the second schedule of RBI Act, that means this bank has been approved by Reserve Bank of India to conduct banking in India. Okay? क्या इंडिया में नॉन शेड्यूल बैंक हैं? आज की तारीख में देर मे बी 1 or 2, ठीक है ना। लॉन्ग बैक मैंने पढ़ रहा था कि शायद एक ऐसी ब्रांच है एक बहुत पुराने बैंक की, ठीक है, शायद वो नागपुर में था कहीं, कि एक ही ब्रांच है उसकी, तो वो वहाँ पे अभी भी है। आई डू नॉट नो वेदर इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, आज की डेट में आप जहाँ भी कहीं भी देखते हैं बैंक की ब्रांच देखते हैं, all those branches are scheduled banks. Why? Because they have been approved by Reserve Bank of India to conduct the banking activity. So that is what we understand by scheduled bank, and that is how we understand कि RBI Act के मुताबिक how we हम जो है टाइप ऑफ बैंक बन जाते हैं। अब सेकेंड चीज, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, जैसा मैंने पहले कहा था, ओनरशिप के बेसिस के ऊपर whether it's a public sector bank or a private sector bank, public sector बैंक कौन से होते हैं, जहां पे गवर्नमेंट की 51% हिस्सेदारी हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है, ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज पब्लिक सेक्टर, ठीक है। जैसे हम देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, इंडियन बैंक, ऑल दीज बैंक्स आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। व्हाई? गवर्नमेंट की जो यहाँ पे कैपिटल है दैट इज मोर देन 51%। देन व्हाट आर द अदर बैंक्स, ठीक है, तो हम देखते हैं कि दूसरे बैंक कौन से हैं। अदर बैंक्स आर, ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी देर आर बैंक्स विच आर नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है जी। अब ये नेशनलाइज्ड बैंक कौन से हो गए,
नेशनलाइज बैंक हमारे वो वाले बैंक हो गए जिन्हें 1969 में नेशनलाइज किया गया था। 14 बैंक नेशनलाइज किए गए थे। फिर उसके बाद 1980 में 6 बैंक और नेशनलाइज किए गए थे। दैट मीन्स देवर 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स, 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है। उनमें से एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। उसके बाद कितने रह गए? 19 रह गए, ठीक है। अब इसके बाद और क्या किया गया है? सम अदर बैंक्स ऑल्सो, 2019 में जो कुछ और बैंक हैं, ठीक है, दे हैव बीन मर्ज्ड इनटू 4, जो है उन्हें 4 बैंकों में जो है मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। नाउ दैट मीन्स आज की तारीख में जो 6 और बैंक हैं उन्हें 4 बैंकों में और मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। सो एट प्रेजेंट आज की तारीख में हमारे पास कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए? देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। दैट मीन्स 11 नेशनलाइज्ड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले इसके पास इसके एसोसिएट बैंक हुआ करते थे। एसोसिएट बैंक्स कौन कौन से? दैट मीन्स स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैंगलोर, इट वाज यस मैंगलोर ऑल्सो, ठीक है। और फिर स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रम का था, आई थिंक सो, ठीक है। केरल बेस्ड बैंक था ऐसे, ठीक है। सो ऐसे इसके 6 एसोसिएट बैंक्स थे। Now all those associate banks they were merged with State Bank of India. Now तो the State Bank of India जो है एक बड़ा बैंक हो गया है। तो आज की डेट में हमारे पास कितने बैंक हो गए? 11 नेशनलाइज्ड बैंक हो गए और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बैंक। स्टैट्यूटरी बैंक का मतलब क्या हो गया? इट इज मेड एज पर लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी जो पार्लियामेंट है उसने 1955 में एसबीआई एक्ट जो था वो बनाया था। और उससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, जो 1921 में बना था, उसे जो था इट वाज टेकन ओवर एंड रिक्रिश्चन्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ी लंबी हिस्ट्री है, फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में कि व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द ownership of State Bank of India. We will talk about this later on, but अभी right now what we understand is कि State Bank of India जो है that's a statutory bank and it is owned by Government of India, ठीक है जी। फिर private sector बैंक कौन से हो गए? ठीक है, all banks other than public sector, ठीक है, वो क्या हो गए? हमारे private sector बैंक हो गए। और वो भी 2 प्रकार के हैं, that is Indian banks and foreign banks। Indian बैंक कौन से हो गए? जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, Axis बैंक, these are Indian banks। क्यों इंडियन बैंक? उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इंडिया में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया में है। और फॉरेन बैंक कौन से हो गए? इनका हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया है। दैट्स व्हाई दीज बैंक्स आर नोन एज फॉरेन बैंक्स, ठीक है। सो जो इंडियन बैंक्स हैं उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो इंडिया में हैं, और जो फॉरेन हैं उनके हेडक्वार्टर जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है। और अब एक चीज़ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट की इक्विटी है वो पब्लिक सेक्टर हो गया, बट पब्लिक सेक्टर ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट टू हैपेंस टू देम? देयर वाज ए बैंक, IDBI बैंक, व्हिच वाज ए पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? इस बैंक को जनवरी 2019 में LIC को बेच दिया। LIC इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और अब IDBI बैंक में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैपिटल में पार्टिसिपेशन थी या ओनरशिप थी वो खत्म हो गई। दैट मीन्स IDBI इज नाउ 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय LIC ऑफ इंडिया। नाउ इज इट ए पब्लिक सेक्टर बैंक और नॉट? ठीक है, इट इज नो लॉन्गर ए पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑल्दो LIC के पास मेजॉरिटी होल्डिंग है और LIC इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट नाउ it is a private sector bank. Why? Because
IDBI बैंक में जो इक्विटी है दैट इज नॉट हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज हेल्ड बाय LIC. Okay, so that is why it is a private bank now. Okay, HDFC is the largest Indian private sector bank and Standard Chartered Bank is the largest foreign bank in India. Okay, and that is, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स. जो रीजनल रूरल बैंक हैं, बेसिकली दिस एक्टिविटी स्टार्टेड इन 1975. ठीक है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि पहले गांव में बैंक नहीं हुआ करते थे, तो गांव में बैंकों की एक्टिविटी को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और उस कानून के मुताबिक जो था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे वर अलाउड टू ओपन डिस्ट्रिक्ट वाइज बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स. और दैट इज हाउ एट वन टाइम देयर वर मोर देन 400 रीजनल रूरल बैंक्स. तकरीबन हर एक जिले में एक एक बैंक हुआ करता था. लेटर ऑन कंसोलिडेशन शुरू हो गया और कंसोलिडेशन होने के बाद आज की तारीख में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ RRBs जो है वो बहुत कम हो गए हैं. अब यहाँ पे आपके लिए मेजर क्वेश्चन क्या है, RRB की होल्डिंग क्या है. ठीक है, RRB में व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, ये जो RRB का एक्ट था दैट वाज 1976. ठीक है, एवरी RRB इज स्पॉन्सर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक इसे स्पॉन्सर नहीं कर सकता. ठीक है, एंड इसकी जो एक्टिविटी है इट इज कन्फाइंड टू लोकल एरिया. ठीक है, ये बहुत सारे एरिया में काम नहीं कर सकते, एक लोकल एरिया में ही काम कर सकते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू कि आज की डेट में नंबर ऑफ RRB जो है वो बहुत कम हो चुके हैं. एंड 75% टोटल लोन्स हैव टू बी गिवन टू द प्रायोरिटी सेक्टर. ठीक है, सो दिस इज द मेजर थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट RRBs. और इसमें एक चीज और विच इज इंपॉर्टेंट अबाउट द RRBs, RRB में जो कैपिटल की कंट्रीब्यूशन है 50% हैज टू बी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड 35% बाय द स्पॉन्सरिंग बैंक. स्पॉन्सरिंग बैंक. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आ जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यहाँ पे कैपिटल है वो कितनी है, 50% है. स्टेट गवर्नमेंट की कितनी है, 15% है. स्पॉन्सरिंग बैंक की कितनी है, 35% है. ठीक है, सो दिस इज ए मेजर क्वेश्चन विच जो कि आपको पता होना चाहिए. सो दैट इज अबाउट द रीजनल रूरल बैंक्स. अब इसके बाद आ जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स आर बेसिकली दे आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दे आर नॉट बैंक्स, दे आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि बैंक का लाइसेंस लेके बैंकिंग का काम करती हैं. और दीज आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो कि स्टेट कोऑपरेटिव, हर एक स्टेट में जो है स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है उसके अंडर ये रजिस्टर्ड होती हैं. दैट मीन्स स्टेट की इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज्यादा रहती थी. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे हैव मेड सर्टेन लॉज टू चेंज, टू स्टॉप द इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द बैंकिंग एक्टिविटी में. और उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंज किया है. और उसके मुताबिक व्हाट विल हैपन कि जो बैंकिंग की एक्टिविटीज हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की, दीज विल बी गवर्न्ड बाय ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, वहां पे जो स्टेट की दखल अंदाजी थी वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकती है, पर बैंकिंग के जो मामले हैं उसके लिए दे विल हैव टू फॉलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस. ठीक है, सो RBI इज द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, और RRB के लिए और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए दे आर बेसिकली सुपरवाइज बाय NABARD. ठीक है, NABARD क्यों, क्योंकि NABARD के ऑफिस डिफरेंट प्लेसेस में NABARD के ऑफिस हैं. एंड NABARD यूज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NABARD को अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, डेलीगेट कर दी है पावर कि वो बोथ RRBs को और कोऑपरेटिव बैंक्स को वो सुपरवाइज कर सकते हैं और उनकी देखरेख कर सकते हैं. ठीक है जी. सो इंस्पेक्शन ऑफ RRB एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंडक्टेड बाय NABARD अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. बेसिकली हम बात कर रहे थे कितनी तरह के बैंक होते हैं. तो हमने आज देखा कि बैंकों की एक्टिविटीज़ को हम डिफरेंट फॉर्मेट में
डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं उन्हें डिफरेंट फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है जी, या एज पर कि वेदर ओनरशिप के बेसिस के ऊपर कि वेदर दे आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे आर स्टैट्यूटरी बैंक्स और दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, और वेदर दीज आर यू कैन से हमारे ओनरशिप हमारा हो गया, स्टैट्यूटरी बैंक हो गया हमारा, ठीक है जी, और हमने देखा दिस इज एज पर द आरबीआई। तो हमने 3-4 बेसिस के ऊपर हमने देखा कि हम बैंकिंग को डिवाइड कर सकते हैं कि कितने तरह के जो है वो बैंक होते हैं। सो विद दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ बैंकिंग। इसके साथ हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि बैंकिंग की एक्टिविटीज़ में और क्या क्या जो चेंजेस आई हैं, फर्दर चेंजेस क्या आई हैं, व्हाट आर पेमेंट बैंक, व्हाट इज डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का, उसे भी हम डिस्कस करेंगे, और कितने तरह के नए नए बैंक आए हैं। ऑन द टैप बैंकिंग क्या चीज़ है, ठीक है, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को पता होना चाहिए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें इन चीज़ों की जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि और मुझे पूरी उम्मीद है कि व्हेन यू सी दीज वीडियोस तो आपको बैंकिंग जो है वो अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैंकिंग। थैंक यू।